प्यारे बच्चों, भला कहानियाँ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं नवीन कुमारी, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी मिडिल स्कूल फतेह जलाल जालंधर, आज आपको कहानी आप ही की किताब से सुनाने जा रही हूँ, ठेले पर हिमालय। आप भी सोचेंगे, भला हिमालय पर्वत ठेले पर कैसे आ सकता है। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उठ रही थी। वह क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है यह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और जहां यह हरे खेत, नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल मिल जाते थे, वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। इसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है। ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और बिजली का सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने इसे ढांप रखा है। वैसे वह जो सामने है, इसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे झील शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया।
खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गए। हम सब व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे, हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं और गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला हुआ केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई, अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, इसीलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले पर बर्फ को देखकर अल्मोड़े के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसीलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वह बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 1, लेखक कौसानी क्यों गए थे? उत्तर, लेखक हिमालय पर जमी हुई बर्फ को पास से देखने के लिए कौसानी गए थे। प्रश्न 2, बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है? बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली कोसी नदी का जिक्र किया है। प्रश्न 3, कौसानी कहाँ बसा हुआ है? नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से डरावने मोड़ों को पार करने के बाद सोमेश्वर घाटी के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। प्रश्न, लेखक और उसके मित्रों की निराशा और थकावट किसके दर्शन से छूमंतर हो गई? लेखक और उसके मित्रों की निराशा और थकावट हिम दर्शन से छूमंतर हो गई। प्रश्न 5, लेखक और उसके मित्र कहाँ ठहरे थे? लेखक और उसके मित्र डाक बंगले में ठहरे थे। प्रश्न 6, दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुंचे? दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र बैजनाथ पहुंचे। प्रश्न 7, बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? उत्तर, बैजनाथ में गोमती नदी बहती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे वे ठगे गए हैं? बस कौसानी के अड्डे पर रुकी। वह एक छोटा और उजड़ा सा गांव था। वहां बर्फ का नामो निशान भी नहीं था। लेखक बर्फ को निकट से देखने के इरादे से कौसानी गया था। उसने कौसानी की बहुत तारीफ सुनी थी। उसके मित्रों ने उसको कश्मीर से भी सुंदर बताया था। अतः लेखक को लगा जैसे वे ठगे गए हैं।
प्रश्न 2, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया? कौसानी के बस अड्डे पहुंचकर जब लेखक कतियूर की सुंदर घाटी का आनंद ले रहा था तो अचानक दूर क्षितिज के पास कुछ धुंधले छोटे पर्वतों का उसे आभास हुआ। उसके बाद बादल थे, अकस्मात बादलों के बीच उसको कुछ दिखाई दिया। बादल के टुकड़े जैसी कोई अटल वस्तु थी। उसका रंग न नीला था, न रुपहला, न सफेद था। वे तीनों का मिला जुला रंग था। लेखक ने सोचा, यह है क्या? बर्फ नहीं है तो क्या है? अचानक उसको ध्यान आया कि इसी घाटी के पार हिमालय पर्वत है जो बादलों से ढका है। वह समझ गया कि उसने बर्फ से ढके किसी छोटे शिखर को देखा है। वह प्रसन्नता के साथ चिल्ला उठा, बर्फ, वह देखो। प्रश्न 3, खानसामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा? उत्तर, खानसामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यहाँ आते ही पहले दिन बर्फ दिखाई दी थी। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहाँ आकर पूरा सप्ताह भर रहे, पर उन्हें बर्फ दिखाई नहीं दी थी। सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही उनकी हिम दर्शन की सारी आशाएं धूमिल हो गई थी। इसलिए वे मन ही मन कुछ सोचते या सहेजते प्रतीत हो रहे थे। लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की? लेखक मीलों चलकर बैजनाथ पहुंचा, जहां गोमती नदी निरंतर अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। लेखक ने उस जल में तैर रहे हिमालय के जी भरकर दर्शन किए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्यों में दीजिए। कोसी से कौसानी के रास्ते में लेखक को किन किन दृश्यों ने आकर्षित किया? लेखक और उसके मित्र कोसी से कौसानी के लिए बस में सवार हुए। इस कलकल करके बहती कोसी नदी, इसके किनारे स्थिर हरे भरे खेत और सुंदर गांव आकर्षक लग रहे थे। रास्ते में अनेक बस स्टेशन, डाकघर तथा चाय की दुकानें थी। कोसी तथा उसमें मिलने वाले नदी नालों के पुल थे तथा चीड़ के निर्जन वन भी थे। टेढ़ी मेढ़ी कंकरीली सड़क पर बस धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ तक बर्फ के दर्शन नहीं हुए थे, अतः लेखक कुछ निराश और खिन्न था। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कौसानी बसा था। वह एक छोटा सा गांव था। बस अड्डे पर उतरते ही अकस्मात लेखक की निगाह कतियूर की रंग बिरंगी घाटी पर पड़ी। 50 मील चौड़ी ये घाटी हरे भरे मखमली कालीनों जैसे खेत, गेरू के लाल लाल रास्ते और बेलों की लड़ियों जैसी सुंदर नदियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूर घाटी के पार बादलों में हिमालय की बर्फीली चोटियां छिपी थी। अचानक लेखक ने बादल छंटने पर एक छोटे बर्फीले शिखर को देखा। वह प्रसन्नता से चिल्लाया, वह देखो बर्फ। फिर सभी डाक बंगले में अपना सामान रखकर बिना चाय पिए ही बैठ गए और बादलों के हटने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे बादल छटे तो उनको हिम से ढके हिमालय के दर्शन हुए। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। लेखक अपने मित्रों के साथ जैसे ही सोमेश्वर की घाटी से चला, वैसे ही उसे उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर बसा कौसानी दिखाई दिया। वह एक छोटा सा गांव था। बस अड्डे पर उतरते ही अकस्मात लेखक की निगाह कतियूर की रंग बिरंगी घाटी पर पड़ी। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे भरे मखमली कालीनों जैसे खेत, गेरू के लाल लाल रास्ते और बेलों की लड़ियों जैसी सुंदर नदियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूर घाटी के पार बादलों में हिमालय की बर्फीली चोटियां छिपी थी। ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा? लेखक अल्मोड़ा में अपने एक मित्र के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा था। तभी वहां एक ठेला आया जिस पर बर्फ की कई सिलें लदी हुई थी। उन सफेद चिकनी और ठंडी बर्फ की सिलों से भाप निकल रही थी।
लेखक क्षण भर उस भाव को देखकर उसमें तल्लीन हो गया। लेखक को ठेले पर लदी बर्फ और हिमालय की चोटी पर पड़ी बर्फ में समानता प्रतीत हुई। हिमालय की चोटियां भी बर्फ से लदी रहती हैं और ठेले पर भी बर्फ लदी हुई थी, इसीलिए उन्हें लगा कि हिमालय ठेले पर लदा हुआ है। तभी उसके मन में यह शीर्षक आ गया। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छी किस्मत वाला, खुशकिस्मत। चार रास्तों का समूह, चौराहा। अपने में लीन, आत्मलीन। जहाँ कोई न रहता हो, निर्जन। जिसका कोई पार न हो, अपार। जिसमें कोई कलंक न हो, निष्कलंक। भाषा बोध। निम्नलिखित में संधि कीजिए। हिम जमा आलय, हिमालय। हर्ष जमा अतिरेक, हर्षातिरेक। सोम जमा ईश्वर, सोमेश्वर। वी जमा आकुल, व्याकुल। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़, गिरी, पर्वत, अचल। सूरज, सूर्य, दिनकर, आफताब। धरती, अचला, पृथ्वी, भूमि। कमल, जलज, पंकज, नीरज। नदी, सरिता, तटिनी, निर्झरिणी। बादल, मेघ, घन, जलधर। हाथ, हस्त, कर, पानी। धन्यवाद बच्चों।